नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 21 जनवरी 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस का। एक तरफ देखो मांग चल रही है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, सभी फसलों पे एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए, ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ देखो आज के आर्टिकल में ना राइटर बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट को टोटली फ्री कर दो, तो एक अलग व्यू है, डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स प्लस से संबंधित। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या है? इतने सारे मेंबर्स ऐड तो होते जा रहे हैं, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मेंबर्स के ऐड होने की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव होगी या फिर कमज़ोर हो जाएगी? तीसरा आर्टिकल हम द हिंदू का डिस्कस करेंगे। यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रेजेंट किए हैं ना वीसी के अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया से संबंधित, कि कोई भी 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, वो भी वीसी बन सकता है। तो इसमें थोड़ा झोल है, मतलब स्टेट एक्ट से टकराव में आते हैं यूजीसी के ये रेगुलेशन, तो ये अप्लाई नहीं किए जा सकते, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। देखो आप डिस्कशन स्टार्ट करो उससे पहले एक केस स्टडी मैं आपको देता हूं। आप देखो किसी नक्सल अफेक्टेड, मतलब छत्तीसगढ़ के किसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ना एसपी हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, आपको ना अपने एरिया में माओइस्ट की मूवमेंट से संबंधित एक इंटेलिजेंस मिली। आपने सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन कैरी आउट किया, उस ऑपरेशन को लीड किया। ऑपरेशन में ना 12 माओइस्ट की डेथ हो गई और काफ़ी तारीफ मिली आपको, आपकी टीम को। इस ऑपरेशन के लिए सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स यानी बहादुरी के लिए अवार्ड्स भी अनाउंस कर दिए। माना गया कि ये तो नक्सल एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, आगे से नक्सल एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी। लेकिन देखो 3 हफ्तों के बाद, ऑपरेशन के 3 हफ्तों के बाद में आपको एक एनोनिमस लेटर मिला जिसमें सबूत भी दिया हुआ था कि 12 लोग जो मरे उसमें से 3 तो सिविलियंस थे और उन सिविलियंस को नक्सलियों ने ना पकड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से निर्दोष थे, वो नक्सली थे ही नहीं। लेटर में देखो उनकी फैमिली डिटेल्स, बैकग्राउंड, सर्कमस्टांसिस, किन सर्कमस्टांसिस में उनको अगवा किया नक्सलियों ने, सब कुछ लिखा हुआ था। तो देखो आपने ना शुरुआती तौर पे थोड़ी सी जांच कराई प्रिलिमिनरी, और जो लेटर मिला वो आपको शुरुआती जांच में बिल्कुल सही मिला है। 2 हफ्ते बाद ही सरकार गैलेंट्री अवार्ड्स देगी, जिसकी पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है ना, 2 हफ्ते बाद सरकार गैलेंट्री अवार्ड्स देने वाली है। आपकी वाहवाही हो चुकी है पूरी मीडिया में, सरकार की हो चुकी है। आपने जो ऑपरेशन कैरी आउट किया उसको सरकार एक मॉडल के तौर पे प्रेजेंट करने वाली है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रकार से मॉडल ऑपरेशन चलाएं नक्सलियों को पकड़ने के लिए। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप एसपी हो उस डिस्ट्रिक्ट के और आप ही ने वो ऑपरेशन कैरी आउट किया था, मतलब आप ही के नेतृत्व में। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? आपके सामने जो ये एथिकल डायलेमा है, इससे आप कैसे निपटोगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री करने से देश का भला होगा, इस इशू से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देता हूं। देखो हमारे देश में सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सब्सिडी देती है। जैसे कई सारे राज्यों में फ्री बिजली, फ्री पानी का प्रोविज़न है। फर्टिलाइजर्स पे काफ़ी सब्सिडी मिलती है। मतलब फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है ना, अगर वो 500 का बेचना चाहती है फर्टिलाइज़र का 1 किलोग्राम का पैकेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है आप 500 का मत दीजिए, आप 300 का किसानों को दीजिए और बचे हुए 200 रुपये हम आपको देंगे। इसके अलावा एमएसपी पे सरकार राइस और वीट के अलावा अब दूसरी फसलें भी प्रोक्योर करने लगी है अलग अलग राज्यों में। तो ये सब क्या है? ये सब काइंड ऑफ सब्सिडी है। बट आज के इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोलते हैं एग्रीकल्चर इनपुट है या फिर आउटपुट है। एग्रीकल्चर इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें, और आउटपुट मतलब जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया, तो ये बाकी प्रोडक्ट से अलग नहीं है। सरकार चूंकि एग्रीकल्चर इनपुट्स और एग्रीकल्चर आउटपुट्स के प्राइसेस में इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है, इसकी वजह से ना पूरे के पूरे सिस्टम में इनएफिशिएंसी आ गई है। कैसे आ गई है वो हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। बट राइटर बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर देखो सरकार को एग्रीकल्चर मार्केट में इंटरवेंशन करना ही है तो सरकार इंफॉर्मेशन सिमेट्री लाए। मतलब किसान
बिना नॉलेज के कुछ काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार इंश्योर कर सकती है। सरकार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कर सकती है। इसके अलावा सरकार एफिशिएंट वैल्यू चेन्स में इन्वेस्ट कर सकती है। एफिशिएंट वैल्यू चेन्स जैसे अभी किसान एक प्राइस पे अपनी फसल बेचता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर बेच दिया 1 किलोग्राम 10 रुपए के हिसाब से, बट जब तक कस्टमर्स तक वो टमाटर पहुंचता है वो पहुंचता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट वैल्यू चेन है। 10 रुपए पे किसान ने बेचा, 50 रुपए पे कस्टमर को मिला, बीच में 40 रुपए बिचौलिए खा गए। तो ये वैल्यू चेन इनएफिशिएंट है। सरकार कुछ करना चाहती है तो इस वैल्यू चेन को एफिशिएंट बनाए, ताकि किसान जिस प्राइस पे बेच रहा है उससे बिल्कुल थोड़े ज्यादा प्राइस पे कस्टमर खरीद रहा है। ऐसी वैल्यू चेन होनी चाहिए। और सरकार क्या कर सकती है? अभी देखो किसान क्या करता है। किसान ना ये देखता है कि पिछले साल किस फसल ने अच्छा प्राइस प्राप्त किया, मैं इस बार वही फसल उगाऊंगा। जैसे पिछले साल टमाटर काफी महंगे बिके, तो एक किसान सोचेगा यार पिछले साल टमाटर के उचित दाम मिले, इस बार मैं टमाटर उगाता हूं। लेकिन इस बार टमाटर के उचित दाम नहीं मिले, तो पास्ट के रिटर्न देखते हुए किसान फसल को ना उगाए। किसान फसल को उगाए फ्यूचर मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं ना, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं कि पहले से एग्रीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे रबी की फसल चल रही है, वीट उगाया किसानों ने, तो ना किसान ने पहले से एग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने बाद मैं आपको इतना वीट दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3000 किलोग्राम 3 क्विंटल इतना वीट मैं आपको दे दूंगा इस प्राइस पे। तो किसान पहले से ये एग्रीमेंट कर लेगा फसल उगाने से पहले, तो कितना बढ़िया होगा। किसान को पता है मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे इस मेहनत के इतने दाम मिलेंगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फायदा किसानों को उठाना चाहिए, जिससे किसान ना पास्ट रिटर्न को देखते हुए फसल नहीं उगा रहा, बल्कि फ्यूचर के लिए जो एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको देखते हुए किसान फसल उगा रहा है। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। फिर राइटर बोलते हैं देखो हमारे देश में ना एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्री कर दिया सरकार के चुंगल से। मतलब ये इंश्योर किया कि सरकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। लाइसेंस राज खत्म कर दिया, एक्सचेंज रेट को फ्री कर दिया। रुपये की वैल्यू उस समय काफ़ी डिवेल्युएट हुई थी डॉलर के मुकाबले में। इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी ताकि फॉरेन से ट्रेड फॉरेन से हम सामान आसानी से मंगा सकें, ट्रेड हो सके इंडिया का दूसरे देशों के साथ में। तो एक नई डायरेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय दी थी, लेकिन उन्होंने ना एग्रीकल्चर को टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी का उस समय प्रेशर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ना यूरिया पे ना 30% जो सब्सिडी दी जाती है ना उसको हटाना चाहते थे, और इससे यूरिया के दाम ना 30% बढ़ जाते। तो उन पे पॉलिटिकल प्रेशर आया कि यूरिया को मत छेड़िए, किसान नाराज हो जाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। तो राइटर बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट कह के उस समय एग्रीकल्चर को जो छोड़ दिया गया था, तो फिर आज क्यों किसान सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं? तो ये तो गलत छोड़ा था। देखो आप ये सोचिए कि एमएसपी लेके कौन आया था? एमएसपी का कंसेप्ट, एमएसपी का पूरा कंसेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लेके आई थी। आप याद कीजिए 1965 में क्या हुआ था। 1965 से पहले का कंटेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। 1965 से पहले देखो हमारे देश में थी फूड ग्रेन्स की कमी। वीट हम इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से। एग्रीकल्चर प्रधान देश होने के बावजूद हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और हमारे पास में इतना फॉरेन करेंसी भी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा वीट दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकें डॉलर देकर, डॉलर में। और देखो यूएसए से हम इंपोर्ट कर रहे थे ना वीट, इसके साथ में पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड थी। मतलब इंडिया ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, वियतनाम वार चल रहा था उस समय, तो यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी थी। तो 72 घंटों के लिए जहाज से जो बड़े भरे शिप्स थे वो इंडिया आने से रोक दिए गए, उनकी मूवमेंट सस्पेंड कर दी गई। 1966 में हमने मैक्सिको से हाई ईल्ड वाली जो वीट सीड्स की वैरायटीज़ हैं वो इंपोर्ट की, और यहीं से शुरुआत होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की। और यही वो वक्त था जब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी। ये जनवरी 1965 में बनाया था
किसानों को एक गारंटी दी थी कि आप वीट और राइस उगाइए और इसके लिए कम से कम इतना दाम तो आपको मिलेगा, इतने दाम पे अगर कोई आपकी फसल प्रोक्योर नहीं करेगा तो सरकार करेगी। यही तो कंसेप्ट है ना एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर किसी ने आपकी फसल नहीं प्रोक्योर करी तो सरकार करेगी। यहीं से शुरुआत होती है। राइटर बोलते हैं देखो, बट उस समय वक्त अलग था, आज वक्त अलग है, जज्बात अलग हैं। उस समय देखो हमारे देश में 500 मिलियन की पॉपुलेशन थी, आज पॉपुलेशन हो चुकी है 1.43 बिलियन। आज इंडिया ना सिर्फ देखो सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स के मामले में, बल्कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। आज राइस का इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो देखो राइस और वीट का बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है ताकि जरूरत पड़ने पे उसे यूज किया जा सके। आज इनके पास में जो बफर स्टॉक है ना, जितनी जरूरत है उससे 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है इनके पास में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और देखो जो एमएसपी था ये सिर्फ इंडिकेटिव था। इंडिकेटिव मतलब कि अगर और कोई नहीं प्रोक्योर करेगा तो हम करेंगे, बट अब ये इंडिकेटिव नहीं रह गया है और कोई कर ही नहीं रहा। मतलब एग्रीकल्चर मार्केट इतनी ज्यादा डिस्टोर्ट हो चुकी है कि एमएसपी का प्राइस ज्यादा ही होता है और सरकार को ही मजबूरी में एमएसपी पे प्रोक्योर करना पड़ता है। कोई और व्यापारी आमतौर पे कई बार करता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट एफिशिएंट नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई पूरी तरह से डिस्टोर्ट हो चुकी है। और देखो अभी तो चलो दूसरी फसलों पे भी कुछ कुछ राज्यों ने एमएसपी देना स्टार्ट किया है, एमएसपी पे प्रोक्योर करना स्टार्ट किया है, बट चूंकि वीट एंड राइस पे ज्यादा एमएसपी सरकार देती थी तो किसानों ने वीट और राइस को प्रोड्यूस करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। खास करके पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहां पे राइस की खेती कायदे से बनती नहीं है, बट यहां पे भी किसानों ने राइस की खेती की ज्यादा एमएसपी होने के चलते। तो यहां पे अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सोइल डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा एमिशन, इन्वायरमेंटल संबंधित प्रॉब्लम्स सामने आनी स्टार्ट हो गई। तो राइटर बोलते हैं सारा का सारा जो ये एमएसपी फ्रेमवर्क है ना, इसी में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। मतलब एमएसपी को लीगल बनाने के बजाय पूरी मार्केट जो है ना एग्रीकल्चर की, इसको फ्री करने की आवश्यकता है, इसको डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। और लैंड मार्केट ये भी अभी काफी रेगुलेटेड है। लैंड मार्केट को भी थोड़ा फ्री करो ताकि आसानी से लैंड लीज पर लिया जा सके, दिया जा सके, समझे। फिर राइटर ये बोलते हैं अभी देखो सरकार ना पीडीएस के थ्रू अनाज देती है। एक रीजन ये भी है कि एफसीआई प्रोक्योर करती है वीट एंड राइस। तो राइटर बोलते हैं कि देखो आप ना कैश ट्रांसफर कर दो ना सीधा, सस्ता अनाज देने के बजाय सीधा जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में पैसे डाल दो। और राइटर बोलते हैं एक तो बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि देश में ना 57% पॉपुलेशन ऐसी है जो सब्सिडाइज्ड वीट एंड राइस प्राप्त कर रही है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने 248 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, अब देश में गरीब लोग बहुत कम हैं। तो देश में गरीब लोग अगर बहुत कम हैं तो 57% पॉपुलेशन फिर फ्री फूड ग्रेन या सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन क्यों हासिल कर रही है, ये सोचने वाली बात है। तो राइटर का कहना है चलो मान लिया जरूरत है बहुत सारे लोगों की सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन की, तो उनको आप ना डिजिटलाइजेशन का जमाना है, उनके अकाउंट में पैसा डाल दो। इससे ना आप करप्शन काफी कम कर सकते हो, लेयरिंग आप काफी कम कर सकते हो। और सब्सिडी अगर चलो देनी है कुछ समय के लिए आपको किसानों को, तो सारी सब्सिडी काउंट करके सब्सिडी का पैसा भी अकाउंट में डाल दो, बजाय बिजली पानी सब कुछ सारे प्राइस रेगुलेटेड हैं, सारे प्राइस कंट्रोल्ड हैं, उसके बजाय किसानों को सब्सिडी का पैसा डायरेक्टली उसके अकाउंट में दे दो और मार्केट को फ्री कर दो। फ्री मार्केट हमेशा देखो एफिशिएंसी लेके आती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत जो हम कई बार डिस्कस करते हैं, जैसे बीएसएनएल की पहले मोनोपोली थी टेलीकॉम पे, जब से ये फ्री मार्केट हुई है, प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, तो कितना सस्ता हो गया है वो बात अलग है। जियो वगैरह अभी प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हुई है। हर एक वो सेक्टर जहां पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई है, प्राइस फ्री हुए हैं, वहां पे एफिशिएंसी आई है। तो राइटर बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री करोगे ना, तो जो फायदा होगा वो उससे एग्रीकल्चर आर&डी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्किल्ड लोग एग्रीकल्चर में आएंगे, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा, रोड्स का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रूरल इंडिया में मार्केट डेवलप और ज़्यादा अच्छे से होगी, और ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपनाएंगे, टैलेंटेड लोग भी। और देखो
अभी जो विभिन्न पार्टीज के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है ना पॉपुलिज्म का, कि मैं फ्री फूड दूंगा, फ्री पावर दूंगा, ये जो लड़ाई है ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये लड़ाई तो बिल्कुल पाताल लोक तक जाएगी और इससे देश का भला नहीं होने वाला है। ये वोटर्स को ब्राइब है, ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये तो वोटर्स को ब्राइब देने वाली बात हो गई। इसका कोई अंत नहीं है, समझे? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ब्रिक्स प्लस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ब्रिक्स का ना अब सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो चुका है। शुरुआत में ना 2001 की बात है, 2001 में ना जिम ओ'नील थे, ये चीफ इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स में। तो इन्होंने एक टर्म दी थी ब्रिक। ब्रिक मतलब ये इमर्जिंग इकोनॉमीज थी इनके अनुसार, एक्सक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया था ब्रिक को और ब्रिक से बन गया था ब्रिक्स। तो शुरुआत में तो जिम ओ'नील ने ना इन्हीं 4 इकोनॉमीज के बारे में सोचा था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज थी। और जिम ओ'नील का मानना था कि 2050 आते आते ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज डोमिनेट करेंगी। लेकिन देखो धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल वेट भी अटैच होता गया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना और यूएस की राइवलरी के चलते थोड़ा थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रोल ले लिया। अब ये रोल जो है, वैसे देखो इंडिया को पसंद नहीं है क्योंकि इंडिया की तो यूएस के साथ दोस्ती है और ब्राजील भी नहीं चाहता कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टैग है या रोल है वो एंटी वेस्ट हो। बट चाइना और रशिया की डोमिनेंस के चलते, खास करके चाइना की डोमिनेंस के चलते, ब्रिक्स आज के समय में ना ऐसे ही इंटरप्रेट की जाने लगी है कि ये एंटी वेस्ट है या एंटी यूएस है खास करके। तभी तो देखो यूएस मतलब ट्रंप ने कुछ समय पहले धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स अपनी नई करेंसी अपनाता है, अगर ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की तरफ जाता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज को। यह धमकी ट्रंप ने दे दी थी। अब ट्रंप तो देखो कल राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने ले ली है। तो इसका मतलब ब्रिक्स की आने वाले समय में कुछ और गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जो यूएस को नाराज करें या फिर वेस्ट के खिलाफ जाएं। अब देखो ब्रिक्स का सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो चुका है, मतलब कुछ नए देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इन देशों ने ज्वाइन कर लिया है। और अभी 2-3 हफ्ते पहले की खबर थी, इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। अर्जेंटीना ने इसलिए मना किया था क्योंकि इनके जो नए राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, ये ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक हैं और ये यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि हम ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे। और सऊदी अरेबिया की जो मेंबरशिप है अभी अनक्लियर है, मतलब पूरी तरह से ऑफिशियल मेंबर सऊदी अरेबिया अभी भी नहीं बना है, या फिर बन गया है तो क्लैरिटी नहीं है क्या बन गया है। मतलब थोड़ा उनका भी स्टेटस एम्बिगुअस है, आने वाले दिनों में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखो कुछ और देश मेंबर बनना चाहते हैं, जैसे मलेशिया, टर्की, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया बन चुके हैं। राइटर शायद अपडेटेड नहीं है, ये हमने करंट अफेयर प्लस इनिशिएटिव में डिस्कस भी किया था। तो ये सारे देश जो हैं वो मेंबर अब बनना चाहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रिक्स प्लस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ब्रिक्स प्लस नैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है जिसकी मेंबरशिप, नैम की मेंबरशिप, नॉन अलाइन मूवमेंट वाला जो ग्रुप है ना उसकी मेंबरशिप 120 है। बट देखो एक दिक्कत नैम वाले ग्रुप में ये है, कोई एक कोहेसिव आइडियोलॉजी नहीं है नैम वाले ग्रुप में मेंबर कंट्रीज के बीच में, तभी वो ग्रुप फेल हो गया है नॉन अलाइनमेंट वाला। तो क्या ब्रिक्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी आओ, कोई भी मेंबरशिप ले लो, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है, आ जाओ आ जाओ, क्या वैसी आइडियोलॉजी, वैसी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है ब्रिक्स प्लस जो है? तो फिर देखो हो सकता है कि ब्रिक्स जो है वो आने वाले समय में इनएफिशिएंट हो जाए। आप सोच के देखिए, जो इंडोनेशिया देश है, जैसे अब इंडोनेशिया इफेक्टिवली देखो एंटी यूएस नहीं है। इंडोनेशिया के रिश्ते भी यूएस के साथ यूं नहीं बोलेंगे कि बहुत जबरदस्त है, अलाय है, तो यूं भी नहीं बोल सकते कि खराब है, ठीक ठाक रिलेशन है इंडोनेशिया के यूएस के साथ में। और इंडोनेशिया जो कि अब मेंबर बन गया वो भी कभी नहीं चाहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी यूएस बने। यूएई वो भी कभी नहीं चाहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी यूएस बने।
तो इतने सारे देश चाइना जो इसमें एडमिट करवाता जा रहा है, मैं तो यूं ही बोलूंगा चाइना एडमिट करवा रहा है, क्योंकि इंडिया तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के अगेंस्ट था। इंडिया ने यह बोला था कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन जो है वो स्लो होना चाहिए, इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना ने अपनी चलवाई और ब्रिक्स का इतना तेजी से एक्सपेंशन हुआ। लेकिन अगर देखो ब्रिक्स में इतनी डाइवर्स कंट्रीज आ जाएंगे तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो घट जाएगी। या फिर चाइना ये दिखाना चाहता है ग्लोबल साउथ के देशों को शामिल करके ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि देखो मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूं, हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे और फिर ब्रिक्स के थ्रू चाइना नए नए इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश करवाएगा, या फिर जो अभी के इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे आईएमएफ वगैरह है, वर्ल्ड बैंक है, उनके अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस है, कुछ तो बन चुके हैं, जैसे ब्रिक्स का भी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनको मजबूत करवाएगा। और ताकि चाइना को पता है अगर ब्रिक्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत होंगे तो वो उस पर हमारी ही छाप देखने को मिलेगी, हमारी ही डोमिनेशन देखने को मिलेगी। तो चाइना का एम ये हो सकता है। बट एक चीज़ साफ है कि चाइना ना ब्रिक्स का अपने लिए यूज करना चाहता है, कैसे ना कैसे करके इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं अपनी लीडरशिप साबित कर सकूं, यूएस को रिप्लेस कर सकूं, ये चाइना का मकसद हो गया है। और जिस पर्पज के साथ में ये ब्रिक्स बनी थी ना शुरू में, कि हाँ इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज डोमिनेट करेंगी आने वाले समय में, वो पर्पज वगैरह डिफीट हो गया है। वैसे देखो जीडीपी के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनती जा रही है। आज के समय में ब्रिक्स प्लस वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में 47% कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल जीडीपी में 41% ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है। तो उस हिसाब से देखें तो वेट तो बड़ा है। और चाइना ये भी चाहता है G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वेस्टर्न कंट्रीज की, जो ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करती हैं, तो ये जो ब्रिक्स प्लस है ना, ये G7 का एक अल्टरनेटिव इमर्ज होके आए और ब्रिक्स प्लस ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन तय करे, ना कि ये G7 वाली वेस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी चाइना चाहता है। तो देखो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में क्या खात्मे की ओर जा रही है या फिर ज्यादा मेंबर्स ऐड होने की वजह से और ज्यादा स्ट्रोंग हो रही है। खात्मे की वजह से भी देखो इसलिए क्योंकि इतने अलग अलग तरह के मेंबर्स आ गए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो उनकी, तो ऑर्गेनाइजेशन में अब कोई रेजोल्यूशन नहीं अडोप्ट किया जा सकेगा। नॉर्मल रेजोल्यूशन अडोप्ट होंगे, लीलापोती के लिए लिपापोती होगी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। क्या वैसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी या फिर और ज़्यादा मजबूत होकर ये ऑर्गेनाइजेशन उभरेगी, ये आने वाले दिनों में देखो पता लगेगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो हाल ही में यूजीसी ने ना ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रेजेंट किया वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन से संबंधित। इससे संबंधित हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किया है उसके अनुसार अब देखो ऐसा पर्सन जिसको ना 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन से संबंधित है। पीडीटी आचार्य ने ये आर्टिकल लिखा है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना किसी को वीसी बनना है ना तो एक कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है, कम से कम 10 साल के लिए वो लगातार प्रोफेसर रहा हो, तभी वो वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का बन सकता है, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए मुकेश अंबानी किसी यूनिवर्सिटी के वीसी बनना चाहते हैं या आदित्य बिरला बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं रहे 10 साल के लिए। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जिसने बहुत बढ़िया काम किया है हमारे देश में, वो भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए ना यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी प्रेजेंट किए हैं। नए ड्राफ्ट रेगुलेशन के अनुसार अगर किसी पर्सन के पास में इंडस्ट्री का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला, इनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास में 10 साल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मतलब अब जैसे कोई रिटायर्ड आईएएस है जिसके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 साल कंडीशन है, या फिर कोई रिसर्चर है, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर है। पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर मतलब विवेक देब्रॉय जी हैं, जैसे विवेक देब्रॉय जी की तो शायद डेथ हो गई थी, है ना? हाँ शायद उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब कोई और जैसे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में,
वो भी अब वीसी बन सकते हैं। उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो एक चीज़, 2010 में ना यूजीसी के रेगुलेशन आए थे, उनको अमेंड करेगी यूजीसी इन ड्राफ्ट रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो यूजीसी के पास में ना एक मैंडेट है, यूजीसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है। इसके लिए ना यूजीसी जो टीचिंग एग्जामिनेशन या फिर रिसर्च के स्टैंडर्ड्स है ना यूनिवर्सिटीज़ में, उनको डिटरमाइन कर सकती है, उनको मेंटेन कर सकती है। ये बात साफ तौर में लिखी हुई है यूजीसी के एक्ट में। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, वीसी की अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या वो इस लाइन के अंदर आता है? टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, डिटरमाइन करना। तो इसके अंदर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं आता है, ऐसा राइटर का बोलना है। राइटर ये बोलते हैं, ये मामला देखो पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था। हम देखो इस आर्टिकल को ना एक वकील की हैसियत से नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना आप ना आंसर में लिख नहीं पाते हो, और ना ही यूपीएससी ऐसे डीप एक ही एंगल पे पूरा डीप में जाके ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। यूपीएससी जनरल क्वेश्चंस पूछती है। तो यहां पे ना राइटर जो है इस इश्यू पे फोकस कर रहे हैं कि यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रेजेंट किया है वो गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। और इसके लिए वो बिल्कुल डीप में जाके एक वकील जैसे आर्ग्यूमेंट देता है ना, एक एक सेक्शन को इतना ज़्यादा डिटेल में, तो उतना यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जरूरत नहीं होती। तो क्या बोलते हैं राइटर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी पिक्चर समझाता हूँ। राइटर बोलते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ना सुरेश पाटिल खेड़े वर्सेस द चांसलर यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर केस में ये बोला था कि यूजीसी का जो एक्ट है ना, उसमें साफ तौर पे जो लिखा हुआ है वो वीसी की अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो टीचिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, उसके अंदर ये नहीं आता है कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करना। पहली तो चीज ये है। अब आप दूसरी चीज देखिए, दूसरी बात ये राइटर ये बोलते हैं, देखो बेसिक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है ना, वो अलग अलग एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश होती हैं, अलग अलग एक्ट के थ्रू। अब देखो यहां पे ना दो चीजों के बीच में टकराव है। एक तरफ है स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है, उसके बीच में टकराव है। और दूसरी कौन सी चीज के बीच में टकराव है? यूजीसी रेगुलेशन के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, यूजीसी रेगुलेशन के बीच में टकराव है और स्टेट एक्ट के बीच में टकराव है। यूजीसी रेगुलेशन कह रहा है कि वीसी की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब ये है, और स्टेट का एक्ट कुछ अलग कह रहा है। तो यहां पे ना आर्टिकल 254 ये कहता है पार्लियामेंट एक्ट और स्टेट एक्ट दोनों के बीच में टकराव होगा तो चलेगी किसकी? पार्लियामेंट एक्ट की चलेगी। बट ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो टकराव है पार्लियामेंट एक्ट के बीच में और स्टेट एक्ट के बीच में नहीं है। ये एक्ट है, ये टकराव है यूजीसी रेगुलेशन के बीच में और स्टेट एक्ट के बीच में। तो जो इफेक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट का होता है ना, वो यूजीसी रेगुलेशन का नहीं हो सकता है, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन किसके द्वारा जारी की जाती है? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी रेगुलेशन को पार्लियामेंट थोड़ी ना अप्रूव करती है, ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए यूजीसी रेगुलेशन के लिए, समझ गए? देखो कोई भी ना एक्ट बनता है ना, कई बार ना उस एक्ट में कुछ चीजें ना ब्रॉडली छोड़ दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को रेगुलेट करने के लिए ना एक एक्ट बना। उस एक्ट में ना एक बात सिंपल लिख के छोड़ दी गई, उस एक्ट में एक बात लिख के छोड़ दी गई कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। बस ये लिख के छोड़ दिया एक्ट में। अब देखो एक्ट तो पास हो गया, अब वास्तव में फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करेगी अब स्पेसिफिकली कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब समझ गए आप, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं और एक्ट अलग होता है। एक्ट तो पार्लियामेंट से पास होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपली अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर देती है, तो उसका वो इफेक्ट नहीं होता जो एक्ट का होता है।
तो यहां पे यूजीसी रेगुलेशन और स्टेट एक्ट के बीच में टकराव है, तो आर्टिकल 254 यहां पे लागू नहीं होता कि पार्लियामेंट एक्ट और स्टेट एक्ट के थ्रू के बीच में अगर विवाद हो तो पार्लियामेंट एक्ट की चलेगी, पार्लियामेंट एक्ट प्रिवेल होगा, स्टेट एक्ट प्रिवेल नहीं होगा। तो वो आर्गुमेंट यहां पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन तो यूजीसी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। यही बात मेनली राइटर बोलना चाहते हैं। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक गलती कर दी थी 2015 में, एक कल्याणी मथिवनन वर्सेस केवी जयराज केस, एंड ये जो केस है ना, केवी जयराज एंड अदर्स केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना गलती कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया था और ये बोला था कि यूजीसी के जो रेगुलेशन है ना वो ओवरराइड करेंगे स्टेट लॉ को। बट सुप्रीम कोर्ट को अपनी वो गलती सुधारनी चाहिए अभी, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये बड़ी पिक्चर है। देखो, अब इसके एक एक सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है यूपीएससी एस्पायरेंट को, वो बिल्कुल वकीलों का काम है, रिसर्चर्स का काम है। हमारे आंसर्स में यूज नहीं होगा उतना डेप्थ, और ना ही यूपीएससी पूछने वाली है। लास्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री करने से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। राइटर बोलते हैं सारे जो प्राइसेस है ना एग्रीकल्चर के, इनपुट आउटपुट सबको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट बहुत डिस्टोर्टेड है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से। पहले सरकार ने जो एमएसपी देना स्टार्ट किया था, सब्सिडी देना स्टार्ट किया था, उस समय सिचुएशन अलग थी। आज फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। बट जो सरकार अभी कर रही है, प्राइस को रेगुलेट कर रही है, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सोइल डिग्रेड हो रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। तो इसे रोकना चाहिए। अगर सरकार कुछ हेल्प करना ही चाहती है किसानों की, तो फिर बहुत सारे स्टेप्स राइटर ने बोले थे। फ्यूचर मार्केट अच्छी करे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, किसान से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचे, किसानों का मतलब क्रॉप्स पहुंचे बिना ज़्यादा प्राइस चेंज के, यानी वैल्यू चेन से एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसे अनेकों सजेशंस राइटर ने दिए थे। और अगर फ्री मार्केट होगी ना एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा R&D होगी, एजुकेशन एंड स्किल्स ज़्यादा अच्छी होंगी, इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। यूजीसी रेगुलेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पे ना यूजीसी ने जो रेगुलेशन प्रेजेंट किया है, अभी वो ड्राफ्ट है, उसके बीच में और स्टेट एक्ट के बीच में टकराव है। तो देखो, यूजीसी रेगुलेशन की नहीं चलनी चाहिए। पार्लियामेंट का एक्ट होता तो अलग बात होती। पार्लियामेंट का एक्ट तो दोनों हाउसेस से अप्रूव होकर बनता है, लेकिन रेगुलेशन ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की एक जजमेंट में गलती कर दी थी। उन्होंने ये बोला था यूजीसी का रेगुलेशन जो है वो ओवरराइड करेगा स्टेट एक्ट को, तो उनका अपना जजमेंट सुधारना चाहिए। फिर देखो, हमने ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन की बात की। ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये डिस्कस किया था, एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस का होता जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ज़्यादा एक्सपेंशन से ये ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा मजबूत होगी, या फिर अलग अलग आइडियोलॉजी के देश शामिल हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोहेशन नहीं रहेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। चाइना देखो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना ग्लोबल वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। चाइना यूएस को रिप्लेस करना चाहता है सुपर पावर के तौर पे। चाइना अल्टरनेटिव वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से इस्टाब्लिश करना चाहता है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF इनके अल्टरनेटिव हों। तो चाइना इसे अपने लिए यूज करना चाहेगा। बाकी देखने वाली बात होगी कि ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या रूप लेती है। तो ये 3 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए थे। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो MSP रेजीम से संबंधित है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ब्रिक्स प्लस से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना देखो ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।